हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तुरंग गुप्ता आज बात करने वाला हूं 25 अगस्त। आज की जो हमारी 25 अगस्त की द हिंदू न्यूज एनालिसिस होने वाली, आज की हम उसकी बात करने वाले। आज की जो हमारी खबरें होने वाली हैं, अमराबाद बाघ अभ्यारण्य बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है। अमराबाद बाघ अभ्यारण्य, इसके बारे में समझेंगे। जेंटू पेंगुइन, अब ये जेंटू पेंगुइन क्या है? क्या आप नए शब्द से सबसे परिचित हो रहे हो, ये आपको पहले से ऑलरेडी पता है? तो इसके बारे में हम समझेंगे। मार्सिया गंडी नदी, अब ये मार्सिया गंडी जो नदी है कहाँ पर है? मार्से जो गंडी नदी है, ये इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंडक और गंगा नदी इससे कुछ ना कुछ संबंध है, तो इसको देखेंगे। अंकोर वाट, अंकोर वाट की समस्या क्या बनकर उभर रही है, इसको समझेंगे। जो कि आपको पता है विष्णु का मंदिर है और ये भारत से दूर कंबोडिया देश में स्थित है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, इसको देखेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि सीएजी, इसकी रिपोर्ट किसको होती है, इसके रिपोर्ट का क्या महत्व है, इनके बारे में हम प्रॉपर डिटेल से समझने वाले। तो आज की यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर नाम की बात की जाए तो नट लर्निंग ऐप नाम है, ध्यान रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम है। या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है, आपको मैं बता देता हूँ, www.upscnut.com। ये तो आप हमारी वेबसाइट से भी सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक करिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह और टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम्स की मिलने वाली है। खैर, ये हम होगी चर्चा की बात। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के बारे में। और भाई साहब को आप देख पा रहे होगे, और ये जंगल के कौन है? राजा हैं। समझते हैं बाघ अभ्यारण्य के बारे में। तो हाल ही में राज्य सरकार ने अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र को अंदर 4 गांवों को बाहर के क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। कौन सी राज्य सरकार ने दी है? तो तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा दी गई। कौन सी? तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के जो कोर सेक्टर है, कौन सा जो कोर क्षेत्र है, उस कोर क्षेत्र के अंदर 4 गांव ऐसे थे जिनको बाहर के क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए अंतिम मुहर लगा दी गई है। तो हम इसके स्थान के बारे में बात करें तो यह तेलंगाना के दक्षिणी भाग में नागर कुर्नूल और नलगोंडा जिलों में पाया जाता है। दोनों जिले इंपोर्टेंट हैं, तेलंगाना के साउथ भाग में हैं और ये नागरकुल और नलगोंडा जिले पाए जाते हैं। यहाँ पर एटीआर नल्ला माला वन, ध्यान रखना है, कौन सा वन है? नल्ला माला वन है, उसके एक हिस्से में भी शामिल किया गया है और पूर्वी घाट श्रृंखला में है पाया जाता है। जो कि भारत की स्थिति आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर यह पूर्वी घाट श्रृंखला में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में। अगर इसकी हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2611.4 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्यों में से इसको भी गिना जाता है। यह कोर क्षेत्र के मामले में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, कौन सा? अमरावाल। ध्यान रखिएगा, यह पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का हिस्सा हुआ करता था। इससे पहले की बात करें तो यह नागार्जुन श्रीशैलम जो बाघ अभ्यारण्य था उसका हुआ करता था हिस्सा, लेकिन राज्य विधानसभा के बाद जो राज्य का विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद से इस अभ्यारण्य का उत्तरी हिस्सा तेलंगाना राज्य के पास चला गया और इसका नाम बदलकर अब तेलंगाना ने अमराबाद बाघ अभ्यारण्य को कर दिया है। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। कौन सा? अगर कभी पूछ लिया जाए कि पूरब में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको कह सकते हो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का नाम से या फिर उस हिस्से के रूप में जाना जाता था। लेकिन आपको पता है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ तो उसके बाद जो उसका उत्तरी हिस्सा था, जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, वो तेलंगाना में चला गया और जिसको साउथ वाला हिस्सा था वो आंध्र प्रदेश में चला गया। अब जो नॉर्थ वाला हिस्सा था उस तेलंगाना राज्य ने क्या किया, उसका नाम बदलकर अमराबाद बाघ अभ्यारण्य कर दिया है। इसके दक्षिणी हिस्से की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है और इसको हम एनएसटीआर के रूप में अवस्थित है। श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 बांध भी हैं, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध। जैसे प्रमुख जलाशय कृष्णा नदी और इसकी जो सहायक 12मासी नदियां हैं, उनसे पानी की धाराएं मिलती हैं और जो कि एटीआर से निकलती हैं। इसमें रहने वाली जो प्रमुख जनजाति है चेंचू जनजाति है। कौन सी? चेंचू जनजाति है, प्रमुख जनजाति इंपोर्टेंट है और यह आदिवासी समुदायों में से एक के रूप में जानी जाती है।
यहाँ पर अगर जीवों की बात करें कि यहाँ पर जीव कौन से पाए जाते हैं, तो जंगली जानवरों में अगर देखा जाए तो बाघ पाए जाते हैं, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, भैरते, भारतीय लोमड़ी, जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली, छोटी भारतीय सीवेट, सुस्त भालू, हनी बैजर और जंगली सुअर इत्यादि जीव यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर 303 से अधिक कुछ पक्षी की प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जिसको हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि चील, कबूतर, कबूतर कोयल, कठफोड़वा और डोंगो इत्यादि पाए जाते हैं। 300 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 5-6 प्रजातियों की बात की है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर 50% वनस्पतियों का हम अगर औसत निकालें तो 30% क्षेत्र घनी घास पाई जाती है। यहाँ पर अगर 30% क्षेत्र में बात करें तो घनी घास पाई जाती है, और अगर हम 20% क्षेत्र में बात करें तो बिखरी हुई घास पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहाँ पर प्रमुख जो प्रजातियां वृक्षों की हैं, टर्मी नलिया टोमेटोसा पाई जाती है, हार्डविकिया बिनाटा पाई जाती है, मधुका लेटिफोलिया पाई जाती है, डायोस्पायरोस मेलोनोक्लिक्सलॉन पाई जाती है, गार्डेनिया लेटिफोलिया इत्यादि यहाँ पर कुछ वृक्षों की प्रजातियां हैं। ये तो मैंने आपको वो बता दी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी प्रजातियां हैं, आप इसको देख सकते हो। तो हमने पहले करंट अफेयर्स की बात कर ली है अमराबाद बाघ अभ्यारण्य। अब अभी आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा भैया अमराबाद जो बाघ अभ्यारण्य है कहां पर है, तो आप बेझिझक होकर टिक लगा देना, तेलंगाना राज्य में ही पाया जाता है। ठीक है, चल दूसरी हमारी करंट अफेयर्स की बात करें, जेंटू पेंगुइन। अब ये जेंटू पेंगुइन क्या है, अब जेंटू पेंगुइन को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले चित्र में थोड़ा समझ लो, जिससे कि आपको यहाँ पर क्या हो जाए, एक मोटा मोटा आइडिया पड़ जाए। तो जेंटू पेंगुइन की बात करें तो मैजिक के साथ, कैसा, मैजिक के साथ समलैंगिक, रखेगा समलैंगिक साझेदारी के लिए मशहूर जेंटू पेंगुइन स्पेन की ऑस्ट्रेलिया में 11 साल की उम्र में मौत हो गई है, और इसी मौत के कारण ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में खबर बन गया है। जेंटू पेंगुइन के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पाइगोसेलिस पपुआ इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है, जैसे कि मानव का नाम होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है, आपको पता होगा। अगर इसके जेंटू पेंगुइन की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पाइगोसेलिस पपुआ इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अगर निवास स्थान की बात करें तो विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ गोलार्ध में पाए जाते हैं, और यह मुख्य रूप से अगर डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश के बीच में यह देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके प्रमुख स्थानों के बारे में बात करें, जो इनका प्रमुख स्थान है तो अंटार्कटिक प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप है, अंटार्कटिक प्रायद्वीप, और कई उप अंटार्कटिक द्वीपों में यह निवास करते हैं, जिसमें से दक्षिण अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप समूह में यह प्रमुख आबादी में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दक्षिण अटलांटिक में भी कौन से द्वीप पर देखे जाते हैं, फॉकलैंड द्वीप पर, फॉकलैंड जो आइसलैंड है वहां पर सबसे ज्यादा इनकी आबादी देखी जाती है। इनकी विशिष्ट विशेषताओं की अगर हम बात करें, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ये अपनी आंखों के चारों ओर सफेद वेलेज के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। सब आंखों के देखोगे, सफेद आंखों के चारों ओर, तो ये इनके आंखों के पास देखोगे गट्टा है जो ना, जिसको हम हिंदी में गट्टा, आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, गट्टे के पास में देखोगे तो सफेद कलर का धब्बा मिलेगा, वही इसे अपनी मशहूर है, इसके लिए जाने जाते हैं। सिर के आर पार एक रेखा से जुड़े होते हैं और इन्हें अन्य पेंगुइन प्रजातियों से वो अलग करते हैं। उनके सिर ज्यादातर काले होते हैं और जो कि सफेद पंखों के छोटे छपे धब्बों से सजे भी होते हैं। अगर इनके हम निवास स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से यह तट रेखाओं के किनारे पाए जाते हैं। जो समुद्र तट की रेखाएं होती हैं, मान लो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, अगर मान लो ये भारत में पाए जाते तो ये तट रेखाओं के किनारे पाए जाते, मतलब कि अरब सागर और बंगाल के किनारे के आसपास, लेकिन ये पाए जाते हैं दक्षिण अटलांटिक में, जहां पर फॉकलैंड द्वीप समूह में ये प्रमुख तौर पर देखे जाते हैं। जो कि पेंगुइन अपने घोंसलों के नजदीक रहते हैं, जो इनके घोंसले होते हैं, जैसे कि आपका जीवन में घर होता है, उस घर के आप आसपास ही रहते हो, तो इसी तरीके से वो है अपने घोंसलों के नजदीक रहते हैं और भोजन के स्रोत तक जल्दी पहुंचने में यह सक्षम भी होते हैं। संचार की बात, कनेक्टिविटी की बात करें तो वे कई तरह की आवाजें भी निकाल लेते हैं, जैसे कि हॉर्न बजाना, फिर चीखना। कॉलोनी में उनके साथ ही एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ये जो आवाज निकालते हैं, जैसे हॉर्न बजाते हैं, चीखना इत्यादि तरीके से वो कॉलोनी में जब एक दूसरे कॉलोनी में जाते हैं तो पहचान भी कर पाते हैं। अगर इनकी हम संरक्षण की स्थिति की बात करें, और यही बात आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है,
इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक में वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे कम चिंताजनक में वर्गीकृत किया गया और ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्थिर आबादी को दर्शाता है। मतलब कि जो इनकी आबादी है वो एक तरीके से कह सकते हो कि एक अभी कोई समस्या नहीं है, वो आबादी इनकी आराम से जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो सबसे कम चिंताजनक में इनको दर्शाया गया है। ठीक है, तीसरी हमारी जो आज की करंट अफेयर्स है अंकोर वाट। अंकोर वाट भी कहते हैं, अंकोर वाट भी कहते हैं और अंकोर वाट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो भी आपको ठीक लगे वो अपने हिसाब से नाम को फिट कर लेना है, लेकिन हमने अभी लिखा हुआ है अंकोर वाट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं समस्या क्या आ गई है। समझे तो अंगुत्को कंबोडिया के अंकोर वाट में टेम्पल रन वीडियो में गेम की नकल कर रहे हैं। किसकी नकल कर रहे हैं? टेम्पल रन वीडियो में गेम की नकल कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? अंगुत्को कंबोडिया के अंकोर वाट में कर रहे हैं। 900 वर्ष पुराने स्थल को संभावित नुकसान के बारे में जो संरक्षणवादी हैं उनके बीच में यहाँ पर चिंताएं बढ़ गई हैं। जो इस कहाँ का संरक्षण कर रहे हैं उनके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि टेम्पल रन वीडियो गेम की है नकल कर रहे हैं। अंकोर वाट के बारे में समझें तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। अगर हम बात करें 200 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है, थोड़े बहुत में नहीं, 200 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगर हम बात करें कितना वर्ष पुराना है तो भैया 900 वर्ष पुराना है, मतलब कि आपका जन्म नहीं हुआ था। ध्यान मत करो, 900 वर्ष पुराना है और आपका यहाँ पर जन्म नहीं हुआ था, आपके दादा का भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर यह 900 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण किसने किया था? तो खमीर राजा ने किया था, जो कि सूरबर्मन द्वितीय थे। तो 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन्होंने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें प्रॉपर तो 1110 से लेकर 1150 के आसपास इसको बनवाया गया था और यह अंकोर वाट का लगभग 900 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन यह 12वीं शताब्दी के अंत तक बौद्ध मंदिर बन गया था। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसका निर्माण हुआ था तब भगवान विष्णु को समर्पित था, जो कि एक हिंदू का मंदिर होता है, लेकिन 12वीं शताब्दी का अंत आते आते यह बौद्ध धर्म में तब्दील होने लगा था धीरे धीरे। मंदिर परिसर में यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल में इसको शामिल करने में जो सन था वो 1992 था। 1992 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो भैया कौन सी वास्तुकला है, एग्जाम में आ सकती है, तो यह मंदिर खमीर वास्तुकला की उच्च शास्त्रीय शैली से शीर्ष पर, क्या शैली से? खमीर वास्तुकला की जो शास्त्रीय शैली है इस पर टॉप देखने को मिलती है। अगर इसकी संरचना के निर्माण की बात करें तो बलुआ पत्थर के जो ब्लॉक है उसका उपयोग किया गया इस मंदिर में। जैसे कि आप फोटो देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर आप जूम करके तो नहीं दिखा सकते हैं, बाकी आप नेट पे देख लेना, जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा रहे हैं, बाकी नेट पे देख लेना आप लोग जूम करके, बढ़िया 3D से, है ना। तो इसमें आप बलुआ पत्थर के ब्लॉक का उपयोग किया गया है। नक्काशी में सटीकता और मोटर के उपयोग के बिना पत्थरों को एक साथ फिट किया गया। मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, कोई जॉइंट नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे के साथ फिट किया गया है, जो कि खेमर बिल्डरों की इंजीनियरिंग के लिए कौशल का परिणाम है। इस्तेमाल की गई तकनीक अभी तक सही ढंग से पता नहीं लग पाई है। जैसे कि आपको पता होगा भारत में अशोक का जो स्तंभ मिला है, आप देखोगे तो एक स्तंभ पर ही उसको काटकर शेरों की आकृति बनाई गई है और आज तक पता नहीं लग पाई है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इस तकनीक का उपयोग किया गया है कि इस कौशल के लिए आज तक सही ढंग से पता नहीं लगा पाया। हालांकि एक वर्ग का ऐसा भी दावा है कि यह लकड़ी का पेस्ट है और चूने के प्लास्टर का मिश्रण है, लेकिन वहां पर अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। अगर हम बात करें, यह 15 फुट ऊंची दीवार और एक चौड़ी खाई से सुरक्षित है। जो पूरा मंदिर है, या कह सकते हो कि जो पूरा स्मारक है, 15 फुट की दीवार, मतलब कि चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है और एक आसपास यहाँ पर देखोगे तो चौड़ी खाई के रूप में आप देखोगे, क्या कंबोडिया थोड़े ना जाओगे देखने, नेट पे ही देख लेना, तो एक चौड़ी खाई से यह घिरा हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पर कोई आक्रमण भी होता है तो यहाँ पर खाई से सुरक्षा की जा सकती है। और 15 फीट ऊंची जो दीवार है, इसको नापने का मतलब होता है कि भैया आप बहुत बड़े योद्धा है, मतलब कि चंगेज खां मान लो, है ना। हाँ, मंदिर तक केवल पूर्वी और पश्चिमी तरफ से खाई पार फैले हुए पुलों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर आपको जाना हो तो यहाँ पर कुछ पुल हैं, उन पुलों के माध्यम से ही इस मंदिर पर पहुंचाया जा सकता है। मंदिर में प्रमुख 5 मीनारें भी हैं। अब 5 मीनारों की बात करें तो जो कि माउंट मेरू की चोटियों का प्रतीक है। किसकी? माउंट मेरू की चोटियों का प्रतीक है।
इसे हिंदू और बुद्ध पौराणिक कथाओं में देवताओं का निवास माना गया था, क्योंकि भैया हिंदू और बुद्ध में कहा गया है कि देवता सबसे ऊपर रहते हैं, देखे किसी ने नहीं है लेकिन सबसे ऊपर रहते हैं। तो भैया इसी में 5 मीनारों में ऐसा कहा गया है कि जो माउंट मेरू की चोटियां हैं वहां पर कौन रहते हैं, देवता रहते हैं, देवताओं का निवास है। उन्हीं के लिए 5 चोटियां यहाँ पर बनाई गई थी, ऐसा कहा गया है। जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्मों के महत्वपूर्ण देवता और उनकी आकृति को भी हजारों आधार राहत के साथ, उनकी कथा परंपराओं के साथ, महत्वपूर्ण घटनाओं और मंदिरों की दीवारों को सुशोभित किया गया, मतलब कि दर्शाया गया। ये सब चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें, इतनी सब बात की, अंकोर वाट है कहाँ प्रॉपर, इसको भी तो जान लो, मान लो कभी जाना पड़े तो यह कंबोडिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत सिएम में, रीप में स्थित है। मतलब कि सिएम रीप क्या है, एक द्वीप है, वहां पर यह उत्तर पश्चिमी प्रांत में कंबोडिया में स्थित है, हुआना। अंकोर वाट का घर है और अंकोर वाट का शहर भी है, खमेर साम्राज्य की राजधानी भी था और 9वीं से 15वीं शताब्दी में यह खूब फला फूला था। अंकोर वाट स्वयं 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन अब यह अंकोर वाट, अंकोर थॉम, बेयोन मंदिर, तापरोहम सहित विभिन्न मंदिरों के शानदार अवशेषों का केवल घर रह गया। मतलब कि कह सकते हो भारत की हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि खूब फली फूली, लेकिन वर्तमान में क्या है, सिर्फ अवशेष देखने को मिलते हैं। इसी तरीका से यहाँ पर भी अवशेष देखने को मिल जाते हैं। खैर, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है मार्स यांगडी नदी। अब ये मार्स यांगडी नदी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे भारत की नदी ना हो, बिल्कुल सही समझ लो, भारत की नदी है ही नहीं। समझते हैं कहाँ की है, तो भारत की नहीं है। मार्स यांगडी नदी की बात करें तो नेपाल में तेजी से बहती मार्स यांगडी नदी एक भारतीय पर्यटक बस के 150 मीटर नीचे गिर जाने से कम 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य लोग घायल हो गए, जिसके चलते मार्स यांगडी नदी चर्चा में आ गई। अब मार्स यांगडी नदी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसको देखते हैं। तो भैया यह नेपाल में 150 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पे नदी बनी हुई है। मतलब कि मान लो ये चोटी है और ये चोटी पर 150 किलोमीटर पहाड़ी पर यह नदी बनी हुई है। यह गंडकी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि भारत में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडकी नदी का मतलब है गंडक नदी, ध्यान रखना है, गंडकी नदी को नेपाल में गंडकी कहा जाता है। गंडकी नदी की प्रमुख सहायक नदी है मार्सयांगडी नदी, जो कि गंडकी नदी भी गंगा नदी में भारत में मिल जाती है। अगर इसकी हम उद्गम स्थल की बात करें तो दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों से निकलती है। कौन सी पर्वत से, अन्नपूर्णा पर्वतमाला के उत्तरी ढलानों से निकलती है, दुनिया के सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में जानी जाती है। इस नदी की महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो अन्नपूर्णा हिमालयन श्रृंखला, मनासलू हिमालयन श्रृंखला, लाकरिया हिमालयन उप श्रृंखला के हिमनद, मतलब कि झील, या फिर कह सकते हो कि आप इसमें ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय की ऊबड़ खाबड़ जो भूभाग है उससे होकर बहने वाली, मतलब कि बहुत ही अपने कठिन परिश्रम से आती हुई ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से टकराती हुई आकर मार्स यांगडी जो नदी है तेज और शक्तिशाली हो जाती है और कई सारी धाराओं के लिए जानी जाती है। इसकी अगर नदी गहरी घाटियों से होकर बहती है तो झरने के नीचे गिरती है। अन्नपूर्णा द्वितीय, अन्नपूर्णा तृतीय और गंगापूर्णा सहित आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्य को यह प्रस्तुत करती है। मतलब कि यहाँ पर बहुत से लोग जाकर हनीमून भी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया नदी है और यह बढ़िया दृश्यों के साथ दिखाई देती है। जो प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर आपको भरपूर देखने को मिल जाता है। मार्स यांगडी और इसकी सहायक नदियों की बात करें हम तो न्यागड़ी दौड़ती बर्फ ट्राउट और तेज स्वाद के लिए भी जानी जाती है। मतलब कि जो इसका पानी का स्वाद है ना बढ़िया है, मतलब कि मस्त स्वाद के साथ ये जानी जाती है क्योंकि ताजा पानी रहता है यहाँ पर। यह रोमांचक शौकीनों के बीच विशेषकर व्हाइट वाटर राफ्टिंग, कयाकिंग के अवसरों के लिए प्रसिद्ध है। वही मतलब ऐसे आपसे कहा है कि हनीमून के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रोमांटिक यहाँ पर शौकीन जो होते हैं वो प्राकृतिक दृश्यों के साथ अपना भलीभूत हो सकते हैं। इसके मार्ग पर कई जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया, मतलब कि स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इसके बारे में हम इंपोर्टेंट तरीके से बात करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है, आप सभी को पता है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतना डिटेल से बता रहा हूं, ना ही लाइक किया है वीडियो को, तो जल्दी से कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, आप इसको भी डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। अगर हम बात करें सीएजी की, मतलब कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट
संसद के द्वारा जांच के अधीन है। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है मतलब कि वो बात इंपोर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो संसद के द्वारा जांच के अधीन है, सरकार उक्त रिपोर्ट पर अपने विचार दे सकती है। सीएजी के बारे में अगर बात करें तो सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैसा है? एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उन संगठनों के और निकायों के सभी व्यय जो कि खर्च होते हैं उनके लिए, प्राप्तियों के लिए, जो प्राप्त आय होती है उसके लिए, और जो लेखा परीक्षा होती है उसके लिए निरीक्षण करती है, और सर्वोच्च प्राधिकरण भी जिम्मेदार है, जिन्हें सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है। सीधी सी मोटी सी बात ये समझो कि भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, जो आय आती है उसका और जो व्यय होता है, जो खर्च होता है उसका क्या करती है? नजर रखती है। सीधी सी बात है कि नजर रखती है। जैसे कि आप खर्च करते हो और आपके पापा नजर रखते हैं आप पर खर्च करने पर। बस सीधी सी बात यही है, इसका कार्य यही है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, अनुच्छेद 148 के तहत व्यापक रूप से सीएजी की नियुक्ति है, शपथ है और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148। आर्टिकल 149 की बात करें तो सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल की 150 की बात 150 की बात करें तो संघ और राज्यों के खातों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित करे। ध्यान रखना है 150 में कहा गया है संघ और राज्य के खातों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी और उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। प्रत्येक सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सदन के समक्ष रखा जाएगा। पहले राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत होती है, उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में रखी जाती है। अनुच्छेद 279 के अनुसार शुद्ध आय की गणना सीएजी के द्वारा सुनिश्चित होती है और प्रमाणित भी की जाती है, और इसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है, मतलब कि जो इस पर प्रमाण पत्र होता है वो अंतिम माना जाता है। नियुक्ति और सेवा शर्तों की बात करें सीएजी की तो संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब अगर एग्जाम में कभी आए सीएजी कौन नियुक्त करता है तो अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसे पद से केवल उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको मनमानी से हटा दो कि भैया हमारा मन कर रहा है तुमको हटा देते हैं, तो इसको नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत इसको भी हटाया जाएगा। अगर इनके हम कार्यों की बात करें तो 6 वर्ष की अवधि तक ये अपने पद पर रहते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उस पद पर अपने वो रहेंगे। अपने पद से सेवानिवृत्त मतलब कि त्याग पत्र के बाद वह केंद्र और राज्य सरकारों के तहत किसी भी नौकरी या कार्यालय के लिए पात्र नहीं हो रहे पाते हैं। मतलब कि अगर जब एक बार वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं सीएजी या फिर जो उनकी सेवा पूरी हो जाती है उसके बाद ना तो वो केंद्र के और ना ही राज्य सरकार के किसी की भी नौकरी या कार्यालय के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब कि वो अब काम नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात। सीएजी के कार्यों की बात करें, जब वो सीएजी होता है तो भारत की जो संचित निधि है उसकी प्रत्येक राज्य की संचित निधि है तथा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों से सभी व्यय से संबंधित खातों का क्या करता है? निरीक्षण करता है। अंकेक्षण का मतलब है निरीक्षण या रिपोर्ट तैयार करता है। वह भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा की प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और लोक लेखा के सभी व्यय का रिपोर्ट तैयार करता है। वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा रखे गए सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ हानि खाते, तुलन पत्र, अन्य सहायक खातों की रिपोर्ट की जांच भी कर सकता है या फिर निरीक्षण कर सकता है। तो ये सभी कार्य सीएजी करता है। और क्या करता है? वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी भी अन्य प्राधिकरण जैसे कि स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज हैं उनके खातों का भी है अंकेक्षण मतलब की रिपोर्ट या निरीक्षण कर सकता है। वह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के खातों को किस रूप में रखा जाना है इस संबंध में भी सलाह देता है। कौन? सीएजी देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इनको खाते किस तरीके से रखे जाए। अगर हम बात करें सीएजी की रिपोर्ट की तो सीएजी केंद्र के खातों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सबसे पहले सौंपता है, जो कि बदले में उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखना पड़ता है। राष्ट्रपति को 3 सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। विनियोग खातों पर अंकेक्षण रिपोर्ट, वित्त खातों पर अंकेक्षण रिपोर्ट और सार्वजनिक उपकरणों पर
अंकेक्षण रिपोर्ट। ये तीनों ही राष्ट्रपति क्या करता है, प्रस्तुत करता है रिपोर्टों को। वह राज्य के खातों से संबंधित अंकेक्षण रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है। मतलब कि अगर केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करता है। और राज्य की बात आ जाए तो राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। सेम ही बात है, जैसे केंद्र के लिए वैसे ही राज्य के लिए है। अंकेक्षण की संसद और राज्य विधानमंडल की जो लेखा समितियां हैं उसकी समीक्षा करती हैं। किसकी, सीएजी की रिपोर्ट की। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षक लोक लेखा सेवा जो कि IAS की देखरेख में भी कार्य करता है, सुनिश्चित करता है कि सरकारी खर्च जो हुआ है वह संबंधित प्रतिबंध के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है, वित्तीय जवाबदेही के अनुसार बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अगर कुछ भी यहाँ पर खामी पाई जाती है तो जवाब देना पड़ता है। सीएजी संसद का एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। संसद की ओर से व्यय का क्या करता है, अंकेक्षण करता है। और ये मत समझना एजेंट वो संसद का है तो मतलब कि जो पार्टी है सत्ता में उसका एजेंट है, भैया इसमें जो अध्यक्ष होता है ना वो विपक्ष का ही रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सीएजी के लिए संसद को प्रति उत्तरदायी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सीएजी की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष भी महत्वपूर्ण होता है और इसकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आपको आज पसंद आया होगा और चैनल पे आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती रहती है, तो आप लोग चैनल पे एक बार जाके विजिट कर लेना। आज के लिए समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।